9 महीने हो चुके थे। शाइस्ता हवेली वापस आ गई थी, पर अपनी शर्तें मनवाकर कि वो अपने माँ बाप और भाई से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, ना ही वो लोग उनके पोर्शन में आएंगे। तबरेज़ ने सबको शाइस्ता की सारी बात बता दी थी, जिस पर अयूब खान, ज़बी और बीजान हक धक से रह गए थे। पर गलती उनकी थी, इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली और शाइस्ता को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो उनसे मिली तक नहीं थी। वक्त पर लगाए उड़ रहा था। हवेली में सब बेहतर हो गया था, पर नरमीन और शाइस्ता के दरमियान खलिश अभी बाकी थी। ना तो वो कभी उस हिस्से में आई थी और ना ही शाइस्ता वहाँ गई थी। सब ने शाइस्ता को मनाने की कोशिश की थी, पर उसकी एक बात कि अगर उसे फोर्स किया गया तो वो तबरेज़ के साथ इस हवेली को छोड़ देगी, जिस पर सब ने खामोशी धर ली थी। पर फिर भी सब नरमीन का बेहद ख्याल रख रहे थे। खानम भी शाइस्ता के वापस आ जाने के बाद दिलावर खान के कहने पर नरमीन की सेहत के मुतल्लिक दरियाफ्त कर आती थी। इस सब के दौरान तबरेज़ बिला नागा 5-10 मिनट के लिए अयूब खान के पोर्शन आता था और नरमीन का हाल अहवाल पूछ कर चला जाता था। उसने कभी आंख उठाकर नरमीन को देखा तक नहीं था और उसके बाद न कभी कोई सवाल जवाब किया था। नरमीन को उन सब के सामने बहुत शर्मिंदगी होती थी, और मज़ीद ये कि उस गुनाह के बावजूद उन्होंने उसे धुतकारा नहीं था, ना कोई सवाल जवाब किया था, बस खामोशी इख्तियार कर ली थी। ज़बी, बीजान, सबका रवैया सर्द सा था। वो उसका भरपूर ख्याल रखते थे, पर पहले वाली मोहब्बत कहीं सो चुकी थी। उसकी दिन ब दिन बिगड़ी हालत की पेश नज़र किसी ने भी उस पर दबाव नहीं डाला था कि उसने ये गलती क्यों की। बिलाखिर खुद से लड़ कर वो थक चुकी थी कि एक शाम वो सबको सब सच बताती चली गई और उनसे रोकर माफ़ी की तलबगार रही। अयूब खान आंखें साफ करके कोई बात किए बगैर उसके सर पर हाथ रखकर बाहर चले गए कि उन्होंने अपनी बेटी से बढ़कर उसे चाहा था, वादा वफा किया था, और वो कोई बात करके इस यतीम मिस्कीन बच्ची को एहसास नहीं दिलाना चाहते कि वो इस दुनिया में अकेली है। ज़बी ने भाई होने का फ़र्ज़ निभाया था और बीजान ने माँ होने का फ़र्ज़ अदा किया, और नरमीन को खुद में समोकर उसे सारे दुख दर्द को समेट लिया था। पर वो सब शाइस्ता के हवाले से भी परेशान थे। वो इनसे तमाम तर ताल्लुक़ ख़त्म कर गई थी। माहिद और शम्स के दरमियान सब कुछ पहले से बेहतर था, पर माहिद अब भी शम्स से लिया दिया रवैया रखता था और ना कभी उसके पास जाता। वजह नरमीन थी कि वो रोज़ अपने ज़ार चाचू को वहाँ जाता देखता था और हमेशा की तरह अपनी छोटी मामा को गुमसुम देखकर पेचो ताप खाकर रह जाता था। इस दौरान दिलावर खान ने दोनों फैमिलियों में एक सर्दपन सा देखकर ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहा था कि उसने शम्स और रोशाने का निकाह करवा दिया था, जिससे किसी को कोई एतराज़ नहीं था और यूं दोनों को एक बंधन में बांध दिया गया। आज नरमीन की डिलीवरी थी। छोटी उम्र की डिलीवरी के बायस काफ़ी पेचीदगियाँ पैदा हुई थी। हॉस्पिटल में सब मौजूद थे सिवाय शाइस्ता के। वो हवेली में ही उसके लिए दुआ गो थी। दुनिया की नज़र में वो तबरेज़ की औलाद थी, सबको यही पता था, यहाँ तक कि सादिया भी इस असल बात से नावाकिफ़ थी। उसका तो वैसे ही आना जाना कम था हवेली में, और हशमत की आहो बका के बाद वो ये मान बैठी थी कि ये बच्चा तबरेज़ ही का है। मज़ीद पुख्तगी शाइस्ता का हवेली छोड़कर जाने वाले वाक़े से हुई थी, जब ही तबरेज़ उजरत में हवेली आया था और उसे अपने साथ चलने का कहा। शाइस्ता इनकारी हुई थी, पर तबरेज़ ने बताया कि नरमीन की बेटी हुई है और उसकी हालत बहुत ख़राब है, वो तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनकर शाइस्ता की आंखों से आंसू छलक पड़े थे कि उसने हमेशा बहनों से बढ़कर नरमीन को प्यार दिया था। जब ये सब कुछ पसे पुश्त रखती वो चादर लेकर उसके साथ हॉस्पिटल आई थी। शाइस्ता एक नज़र कॉरिडोर में सबको देखती तेज़ी से ऑपरेशन थिएटर में आई थी, जहां नरमीन खींच कर सांसें लेती शाइस्ता और तबरेज़ दोनों को मध्यम सांसों से पुकार रही थी। डॉक्टर और नर्स उसके सर पर खड़े उसे इंजेक्शन लगा रहे थे, तो कोई उसका बीपी चेक कर रहा था और डॉक्टर उसकी हार्ट बीट लम्हा बलम्हा कम होती देख बाकी टीम को हिदायत दे रही थी। नमी, मेरी जान, मेरी गुड़िया। शाइस्ता नरमीन की यह हालत देखकर हौल उठी थी कि भागकर उसके पास आई। आपी, आपी, वो टूटती सांसों के दरमियान बमुश्किल बोली। जी आपी की जान। वो उसके माथे पर लब रखती मोहब्बत से बोली, जबकि आंखों से आंसू टूटकर नरमीन का चेहरा भिगो रहे थे। मुझे माफ़ कर दें आपी, मैं आपकी माफ़ी के बगैर आगे सुकून से नहीं रह पाऊंगी। नमी, क्या बकवास कर रही हो? थप्पड़ खाओगी? बस जल्दी से ठीक हो जाओ। वो उसके हाथों की हथेलियां मसलती प्यार से बोली। आप मुझसे नाराज़ नहीं? नहीं मेरी जान, शाइस्ता आंसू साफ करते हुए कहने लगी। क्यों? मैंने तो इतना बुरा किया। नरमीन ने शाइस्ता का चेहरा उंगलियों के पोरों से छूकर कहा। तुमने कुछ नहीं किया, वो सब किस्मत में लिखा था। मेरी बहन कुछ बुरा कर ही नहीं सकती, तो फिर आप मुझसे मिलती क्यों नहीं थी?
मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे बार बार देखकर खुद को कसूरवार ठहराओ या कोई गलत कदम उठाओ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आती थी, पर हर रात मैं तुम्हें देखने ज़रूर आती थी। शाइस्ता ने नरमीन के आंसू साफ करते कहकर नरमीन और तबरेज़ दोनों को शॉक्ड कर दिया था, जबकि तबरेज़ की नज़रें शाइस्ता पर टिकी थी कि इतना कुछ होने के बावजूद वो सब भुलाए जान वार रही थी। बेसाख्ता उसकी आंखें नम हुई थी। आप मुझसे नफरत नहीं करती? कभी नहीं, तुम तो मेरी गुड़िया हो। इसी दौरान नरमीन की सांसें बिखरने लगीं। अब मुझे माफ़ कर दे, वो हाथ जोड़कर तबरेज़ के सामने करती मुल्तजी बोली। उसके आंसू टूटकर बालों में जज्ब हो रहे थे। तबरेज़ ने हाँ में सर हिलाते उसके हाथों को थाम कर नीचे किया था। आप ही मेरी बेटी? हाँ चंदा, तुम्हारी बेटी मोरे के पास है। आप दोनों उसका ख्याल रखना, उसे अपनी बेटी कहकर प्यार करना। आप ही मैं अपनी बेटी आपको सौंपती हूँ। आज से आप उसकी माँ हैं, उसके दुख सुख की वारिस हैं। आप दोनों उसके माँ बाप हैं। वो मुश्किल बोलती दोनों को शॉक्ड कर गई थी। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझसे वादा करें। नरमीन बेबसी से तड़पती बोली, जबकि शाइस्ता और तबरेज़ एक दूसरे को देख कर रह गए। पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है, आप प्लीज़ बाहर जाएं। डॉक्टर उन दोनों को बाहर जाने का बोलती उसकी वेन में इंजेक्शन लगाने लगी। नहीं, आप ही मत जाएं, वादा करें। नरमीन नफ़ी में सर हिलाती बोली, वादा। तुम्हारी बेटी आज से मेरी बेटी है, पर हम इसे मिलकर प्यार देंगे। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। शाइस्ता ने उसके हाथों पर बोसा देते कहा, बाहर जाएं प्लीज़। अब की बार डॉक्टर सख्त लहजे में बोली, नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। आप दोनों मेरी बेटी की शादी माहिद से करना। आप कहती थी ना कि जब आपकी बेटी होगी तो आप उसकी शादी माहिद के साथ करेंगी। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। शाइस्ता उसके हाथ पर दबाव बढ़ाती बोली, जबकि नरमीन आंखों में आंसू भरे तशक्कुराना निगाहों से शाइस्ता और तबरेज़ को आखिरी बार देखती उनके दरमियान से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गई थी कि उसकी खुली आंखें शाइस्ता पर जमी थी और उसकी आंख से निकलता आखिरी आंसू उसकी कनपटी से बहता हुआ बालों में जज्ब हुआ था। उसको साकत देखकर शाइस्ता की चीख निकली थी और वो धाड़े मार मार कर रोती नीचे बैठती चली गई, जबकि जब्त के बावजूद तबरेज़ की आंखों से भी एक आंसू निकल कर बेमोल हुआ था। छोटी मामा, जब से ये आई है आप मुझे भूल गई हैं। माहिद शाइस्ता की गोद में पड़ी 1 साल की अनफाल को फीडर पीते देखकर गुस्से में बोला, जो उसे देखकर शाइस्ता के पहलू में चेहरा छुपा गई। उसकी इस हरकत पर माहिद ने मुट्ठियां भींची। मैं अपने बेटे को भला भूल सकती हूँ? यहाँ आओ। वो उसे प्यार से बुलाने लगी। मुझे नहीं आना, इसने आप पर कब्जा कर लिया है। वो चिंगारता तन फन करता बाहर निकल गया, जबकि अनफाल उसको यूं जाता देखकर तालियां बजाने लगी। शाइस्ता ने मुस्कुराहट दबाई। अगर माहिद उसे देख लेता तो उसकी गर्दन मरोड़ देता। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था। अनफाल 6 साल की हो गई थी। शरारती सी अनफाल में सबकी जान बसती थी। वहीं माहिद उससे खार खाता था। अक्सर अकेले में वो अनफाल को डराया धमकाया करता था कि वो उसकी छोटी मामा और मोरे से दूर रहे, पर अनफाल सबकी मौजूदगी में उसकी बात को यकसर फरामोश करती, खुद लाड प्यार वसूल करती थी, जबकि शम्स की तो अनफाल में जान बसती थी। अनफाल की वजह से माहिद और शम्स में लड़ाई भी हो चुकी थी। माहिद जितना नापसंद करता था, शम्स उतना ही अनफाल पर जान वारता था। अनफाल के लिए हवेली में प्यार देखकर सादिया बल खाकर रह जाती। उसने माहिद को अनफाल के हवाले से मजीद बदगुमान करना शुरू कर दिया था कि माहिद के छोटे से दिमाग में सादिया की बातें फिट होकर रह गई थी। जब भी वो अनफाल को टॉर्चर करने लगा था, अब तो वो सबके सामने अनफाल को सुना दिया करता था, जिस पर अरसलान खान से कई बार डांट भी पड़ चुकी थी। माहिद ने अनफाल को इतना डराया था कि वो अब उसकी मौजूदगी में कमरे से बाहर ना निकलती थी तो घर के दूसरे बच्चे उसके कमरे में पहुंच जाया करते थे और यूं वो हल्ला गुल्ला करते थे। ज़मीन खान की दिलावर खान से दुश्मनी बढ़ती जा रही थी कि दिलावर खान ने ज़मीन खान को अपने कबीले से निकल जाने का हुक्म दिया था कि वजह फ़िरोज़ खान की गंदी नीयत थी। फ़िरोज़ ने 2 लड़कियों से ज़्यादती करने की कोशिश की थी, जिसकी पेशे नज़र दिलावर खान ने जिरका बुलाकर फैसला सुनाया था और कुछ ज़मीन खान की रंगीन मिजाजी भी वजह बनी थी। उसके डेरे पर हर शाम शबाब का इंतज़ाम होता था। ज़मीन खान की जिस पर नज़र पड़ती वो उसको ही अपनी दस्तरस में हासिल कर लेता था। ज़मीन खान और दिलावर खान के माबैन पहले ही बागात और ज़मीनों के हवाले से दुश्मनी थी कि मज़ीद ये वजह मिल गई थी। इस दौरान ज़बीह का इलेक्शन में खड़े होना था और ज़मीन खान की बड़ी हार साबित हुई थी। हवेली में जश्न का समा था जब फ़िरोज़ खान ने रात के वक्त उनके सारे बागात को आग लगा दी थी। बदले में तबरेज़ और ज़बीह ने उनके फार्म हाउस में आग लगा दी थी। यूं ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया था। ज़मीन खान और दिलावर खान के आदमियों के माबैन फायरिंग के तबादले हुए। ना इस तरफ से कोई वहां जा सकता था और ना उधर से कोई आ सकता था, जबकि इस सारे मामले में ज़मीन खान अपने इकलौते बेटे को यहाँ से भेजना चाहता था, क्योंकि फ़िरोज़ भी अब वहाँ रहने को तैयार ना था। तभी उसके दिमाग में तरकीब आई थी जिस पर उसने काम कर दिखाया था।
जिस रात ज़बी और तबरेज़ ने आग लगाई थी, उसी रात ज़मीन खान ने फ़िरोज़ को वहाँ से रफू चक्कर करवा दिया था और अपने किसी बंदे को, जो कि वहाँ पहरा दे रहे थे, उस आग में झुलस गए थे। उसको अपना बेटा बनाकर ज़मीन खान आग बबूला हो चुका था। उसने मामला जिरगा में रखा था और पंचायत बुलाई, जिसमें ज़मीन खान ने बदले में वनी मांगी थी, पर इससे कबल वो पलवशा को अगवा करवा चुका था। और इस तरह ज़मीन खान ने ज़बी और अयूब पर दबाव डाला कि अगर वो पंचायत में उसके हक़ में ना बोले तो ज़िम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है और उसे हवेली की बेटी वनी चाहिए। ज़मीन खान ने तबरेज़ की बेटी अनफाल वनी में मांगी थी, जिसका सुनकर तबरेज़ और दिलावर खान आग बबूला हो गए थे कि वो उसकी निस्बत माहिद से तय कर चुके थे, जो कि नरमीन और शाइस्ता की अव्वलीन ख्वाहिश थी। जब ही दिलावर खान ने साफ इनकार कर दिया था कि ज़बी और अयूब खान ने उनको काफ़ी इसरार किया, जिसका उल्टा असर हुआ था कि दिलावर खान ने अयूब खान को खरी खरी सुनाकर हवेली से जाने को कहा था। ज़बीउल्लाह और अयूब खान इस वक्त उनको बता नहीं सकते थे, पर वो चाहते थे कि दिलावर खान मान जाए। पलवशा के घर आते ही वो उन्हें सब हकीकत बता देंगे। ज़मीन खान इनमें न चाकी डालने में कामयाब हो गया था और यूं ये ख़ानदान बिखरने लगा था। चूँकि अयूब खान सालसी था, तो खून के बदले वो वनी के लिए मान गया था और उसने यही फैसला सुना दिया था, जबकि दूसरी जानिब ज़बी ने पलवशा को छुड़वा लिया था, पर बदले में वो ज़मीन खान की बीवी को मार कर आया था। इस तरह ये दुश्मनी मजीद बढ़ गई थी। इस दौरान ज़मीन खान ने दोनों भाइयों में इख्तिलाफ डलवाया था। अयूब खान सालसी की हैसियत से खासा भरम हुआ था और यूं दोनों खानदानों में झगड़ा बढ़ता गया। अयूब खान अपनी फैमिली को लेकर उनसे अलग हो गया था। ज़मीन खान वहशी हो गया था कि उसने दिलावर खान और तबरेज़ का भयानक एक्सीडेंट करवा दिया था। वो दोनों अनफाल के स्कूल जा रहे थे कि अनफाल ने उन दोनों को अपने स्कूल आने का कहा था। उसका क्विज़ प्रोग्राम था। रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ कि तबरेज़ ने दिलावर खान को गाड़ी से धक्का दिया था और ख़ुद गाड़ी समेत खाई में जा गिरा था। यूं उन पर क़यामत टूट पड़ी थी और इस एक्सीडेंट का सारा इल्ज़ाम अयूब खान और ज़बीउल्लाह पर आ गया था। दिलावर खान को हॉस्पिटल ले जाया गया था और वहाँ उन्होंने होश में आते ही अनफाल का माहिद से निकाह करवा कर माहिद को अनफाल का ख्याल रखने की ताकीद की थी और ख़ुद भी दुनिया से रुखसत हो गए थे। जबकि अयूब खान तो पागल हो गए थे कि एक तरफ भाई और दूसरी तरफ भतीजा दुनिया से चला गया था। पलवशा और ज़बी जो इधर ही आ रहे थे कि रास्ते में ज़मीन खान ने उनको गोलियों से मरवा दिया था और इल्ज़ाम बड़ी हवेली वालों पर आया था। यूँ सब कुछ बिखर गया था। उसके बाद भी वो नहीं रुका था कि ज़मीन खान ने शम्स और अली के हवाले से धमकी दी थी और दूसरी जानिब अनफाल के हवाले से धमकी दी थी। और इस सारी खेल का मास्टरमाइंड हशमत था, जो ज़मीन खान को गाइड कर रहा था। दूसरी जानिब माहिद और शम्स को काफ़ी समझ बूझ थी और यही वजह थी कि उनकी दोस्ती पर ओस पड़ चुकी थी और वो अपनी अपनी फैमिली का दिफा करते अपनी दोस्ती भूल चुके थे। पर उनके दरमियान अनफाल थी, जिसके लिए दोनों ही पागल थे कि एक यहाँ रहकर उसकी हिफाजत कर रहा था तो दूसरा मीलों दूर रहकर उसकी हर हरकत व सकनात पर मतवज्जो था। इस तरह सालों इनमें सर्द जंग जारी रही, जो अब ख़त्म होने वाली थी। हाल लाले, आपने अच्छा नहीं किया। अनफाल शम्स के साथ जुड़कर बैठी उसका बाजू थामे लाड से बोली, क्या नाइंसाफ़ी हो गई मेरे बेटे के साथ। मैं आई हूँ और आप कल से घर से गायब हैं। बस आज का दिन, कल आपका लाला फ्री हो जाएगा, फिर मेरा सारा वक्त मेरे बच्चे का होगा। शम्स मोहब्बत से उसका गाल थपक कर बोला। जब ही शम्स के फ़ोन पर कॉल आने लगी। ओके बच्चे, शाम में बात होती है। शम्स अनफाल के सर पर हाथ रखे फ़ोन कान से लगाए कमरे की दहलीज पार कर गया, जबकि अनफाल मुंह बनाती वहीं बैठ गई। उसे बैठे कुछ ही देर हुई थी जब मुलाजमा कमरे में आई। अनफाल बीबी, वो जी नीचे बड़े हवेली वाले आए हैं। मुलाजमा ने इतला दी कि वो करंट खाकर उठी। वाकई बड़ी हवेली वाले? जी जी, मुलाजमा ने सर हिलाकर खुशी से कहा। कौन कौन? जी सभी हैं तकरीबन। मुलाजमा की बात सुनकर अनफाल की आंखें खुशी से चमकी थी। पहली बार बड़ी हवेली वाले यहाँ आए थे, खुश तो होना ही था। तभी वो जल्दी से कमरे से बाहर आई। अरे अनफाल, ध्यान से। इसे तेजी से सीढ़ियाँ उतरते देखकर वो बुखलाई। कुछ नहीं होगा खानम भी, मैं बहुत खुश हूँ आप सबको यहाँ देखकर। वो खुशी से चूर लहलहाती खनकती आवाज़ में बोली, हमें तो आना ही था, और तुम इतनी खुश किस लिए हो रही हो? बोरिया बिस्तर गोल करो, साथ जा रही हो तुम हमारे। खानम बी ने आंखें दिखाईं, क्योंकि माहिद इसी शर्त पर खानम बी की बात मानकर साथ आया था। अरे ऐसे कैसे, पहले ही कहकर मेरा मूड खराब तो मत करें, मिल तो लेने देना। अनफाल आंखें घुमाती बोली। उसकी बात पर माहिद ने भवें उचकाई, जबकि अनफाल शरीर मुस्कुराहट लबों पर सजाए खानम बी के करीब आई और चटाचट उनके गाल चूम डाले। साथ इरम बेगम जो खड़ी थी उनको भी दोनों गालों पर प्यार दिया। फिर जो साथ फातिमा बेगम खड़ी थी उनके गाल पर भी बोसा दिया। फिर फलक के, उसके बाद जरीन के। वो सबको देखकर इतनी खुश थी कि उनके साथ खड़े माहिद को देख ही ना पाई थी, जो कब से उसे घूर रहा था। और घूरने की वजह ये थी कि खानम बी इस थ्रेट मैन को उसकी ज़ुबान में बात करके
मतलब धमकियां दिला कर लाई थी। जो उकताया हुआ जीन्स की पॉकेट में हाथ डाले घूरने में मसरूफ था कि अनफाल जो बारी बारी सबको प्यार कर रही थी वो देख ही ना पाई और आगे बढ़कर इतनी ही तेजी से माहिद के गाल पर भी बोसा दे डाला। बाकी सब जो उसकी खुशी से तमतमाते दमकते चेहरे को देख रहे थे कि अनफाल की इस हरकत पर सबकी आंखें बाहर उबलने को थी, जबकि अनफाल खुद हवन्नक बनी, मुंह पर हाथ रखकर आंखें मीच गई। ये सब इतनी अचानक हुआ था कि अनफाल कुछ समझ ही ना पाई, जबकि माहिद का चेहरा हद दर्जा सुर्ख पड़ गया था। सबके दरमियान अनफाल की यह हरकत पर माहिद का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। व्हाट द हेल, वो मुठ्ठियां बीचें चिंगाड़ा था कि अनफाल ने आंखें खोलकर उसका तपता चेहरा देखकर ऊपर की जानिब दौड़ लगाई। रुको तुम, माहिद दबी दबी आवाज में चिल्लाया। अनफाल बगैर सुने फुल स्पीड से दौड़ लगा चुकी थी, जबकि बाकी सब चेहरा नीचे किए मुस्कुराहट रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। बेवकूफ लड़की, माहिद बुड़बुड़ाया और एक नज़र उन सबको देखकर लब भींचे तन फन करता वहां से वॉकआउट कर गया। माहिद के जाते ही सब छत फाड़ कहके लगाने लगे। सच शुक्र था कि वहां सिर्फ हवेली की खवातीन थी, जबकि मर्द हजरात बाहर शम्स के पास ही रुक गए थे। मोरे, मुझे नहीं पता चला था इधर जल्लाद भी खड़ा है। अनफाल वहीं खड़ी खड़ी शर्मिंदा सी बोली। तुम नीचे आओ जरा। शाइस्ता ने आंखें दिखाई, जबकि बाकी सबके कह के रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शाइस्ता, मेरी बच्ची बीजान जो अभी कमरे में आई थी बाकी सबकी मौजूदगी में, शाइस्ता को देखकर उसकी आंखों को यकीन न आया था कि गोया इतने सालों बाद शाइस्ता उनकी दहलीज पर कदम रख चुकी थी, जबकि शाइस्ता अपने खौल में सुखड़ी सिमटी सी नजरें झुकाए तजब्बुब का शिकार लब भींचे खड़ी थी। चेहरा आंसू जब्त करने के चक्कर में सुर्ख हो गया था। तभी बीजान खुशी से हमकिनार होती आवाज में बमुश्किल बोलती। वो शाइस्ता को अपनी आगोश में ले चुकी थी। बेसाख्ता उसने आंखें मीच ली। ममता का एहसास उसके रगों पे में दौड़ता शाइस्ता के जलते रोम रोम को सुकून बनकर उतर रहा था कि सालों से वो जिस लम्स के लिए तड़पती आई थी आज माँ की पनाहों में वो बिखर गई थी। खुद पर चढ़ाया खौल तोड़ती वो शिद्दत से हिचकियां। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।